हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 7th चैप्टर, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसके बारे में हम 6th चैप्टर में सबसे लास्ट में यही टॉपिक था, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अल्टरनेट करंट हमने बना लिया और अल्टरनेट जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, जो कि आर्मेचर घूमने से जो हमारे पास अल्टरनेट वोल्टेज जनरेट हो रहा था उसकी वैल्यू थी E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ई एम की वैल्यू वहां पर कितनी थी? एन बी ए ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी जिससे वो आर्मेचर घूम रही है। उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपनी जो वेव है, कौन सी वेव? अल्टरनेट करंट की वेव है, वो भी चेंज होगी। इसी जो अल्टरनेट करंट है उसकी वैल्यू कभी क्या होती है? प्लस में जाती है, कभी माइनस में जाती है, और वैल्यू साथ साथ में चेंज भी होती है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वैल्यू जो है वो वोल्टेज की चेंज होती है। तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी और वोल्टेज की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है और इसी का इतना वाइडली यूज जो आजकल किया जाता है वो क्यों किया जाता है। पहले हम डीसी का यूज किया करते थे, डायरेक्ट करंट का यूज किया करते थे, और आजकल हम एसी का यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है। डीसी वोल्टेज जब देखो, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। इसका मान समय के साथ में नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मान समय के साथ में चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर 100 वोल्ट की डीसी है, इसका मतलब उसमें समय के साथ में हमेशा उसमें वोल्टेज कितना रहेगा? 100 वोल्ट का रहेगा। और मेन चीज ये है कि जो सिरा अगर प्लस का है तो वो हमेशा प्लस का ही रहेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो ग्राफ जब बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। टाइम चल रहा है साथ साथ में, इसका वैल्यू जो है, मान लो जो भी वैल्यू है इसकी, वो डीसी करंट जो है कांस्टेंट है, सेम है, वोल्टेज भी सेम रहता है और करंट भी सेम में रहता है। पर जब एसी वोल्टेज की हम बात करते हैं, इसमें जो करंट और वोल्टेज हैं वो समय के साथ में पहले बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, फिर दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं और फिर घटते हैं, मतलब जीरो पर आ जाते हैं। तो आधा चक्कर जो होता है इसमें तो प्लस रहते हैं, आधे साइकिल में ये क्या रहते हैं? माइनस रहते हैं। मतलब इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और इनके मैग्नीट्यूड भी चेंज होते हैं। देखो मैग्नीट्यूड भी क्या है इनके? कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, फिर दोबारा घट रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बार बार में अल्टरनेटिवली चेंज होती है। अल्टरनेटिव चेंज होने मतलब एक बार प्लस तो दोबारा माइनस, फिर दोबारा प्लस, फिर माइनस। और इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये अपने आप को रिपीट करती हैं। कुछ ये पीरियोडिक मोशन की तरह होती है, अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है। इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बनाते हैं कि अल्टरनेटिव करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली विद टाइम। तो डायरेक्शन भी चेंज होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ में लगातार चेंज होता रहता है और रिवर्स होता रहता है। अब एसी और डीसी पावर ट्रांसमिशन में एसी को वरीयता देने का कारण क्या होता है? प्रायोरिटी क्यों देते हैं हम? क्योंकि एक तो जो है एसी कैन बी इजीली स्टेप्ड अप और डाउन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स एंड डीसी कैन नॉट। मतलब क्या है कि एसी को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में चेंज करना बहुत आसान होता है। किसकी हेल्प से? ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। मतलब जैसे इसका मान 100 वोल्ट है, अपने को 200 वोल्ट चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम बहुत इजीली इसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। पर डीसी को ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एफिशिएंसी जो होती है इसकी वो काफी अच्छी होती है। एफिशिएंसी का मतलब हो जाएगा कि हाई वोल्टेज एसी जो है ट्रांसमिशन रिजल्ट्स इन मिनिमल एनर्जी लॉस। मतलब क्या है? बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की एसी को भी हम अगर यहां से सप्लाई करें तो उसमें एनर्जी लॉस जो होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू डीसी वोल्टेज। दिस ईज ऑफ वोल्टेज ट्रांसमिशन इज द प्राइमरी रीजन। तो मतलब कि वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन करना इतना आसान है, यही इसका प्राइमरी रीजन है कि हम डीसी से ऊपर आजकल एसी को वरीयता देते हैं। अब हम एक बात करते हैं कि जब एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, केवल एक रेजिस्टर होता है, उस पर जब हम एसी करंट अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से वो जो दिया गया वोल्टेज है वो करंट जनरेट करता है, किस फेज में करता है, कितना उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो सब निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है वो क्या है? एसी सिग्नल है। अभी तक हम ऐसे कुछ सेल की बात करते आ रहे थे, वो कौन सा था? वो जो कंटिन्यूअस करंट देता है अपने को, वो कहलाता है डीसी सेल। ये जो सिंबल है वो है एसी सिग्नल का। कैसे? ये जो वेव दिख रही है आप उसको गलती से भी ऐसा मत कर देना, क्योंकि ये किसका है? एक साइन वेव जो होती है। साइन वेव कैसे होती है? इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये सिग्नल उसी प्रकार का है। ये साइन, तो ये साइन जो है वो साइन के अकॉर्डिंग ही है। साइन जो ज्या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये हमेशा जो वोल्टेज देगा वो हम क्या लिखेंगे? देखो, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। देखो लिखना तो होता है E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, पर ये जो E होता है वो तो क्या होता है? EMF होता है जो जनरेट होता है। पर मान लो हमने कहा था 3rd चैप्टर में, जब हम सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, जब करंट फ्लो होता है, उस समय ये क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इसको हम किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं।
ज्यादातर जो एसी में डिनोटेशन होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, स्मॉल वी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी। वोल्टेज चाहे किसी भी सर्किट की बात करेंगे हम, चाहे रेजिस्टर की बात करेंगे, चाहे इंडक्टर की बात करेंगे, चाहे कैपेसिटर की बात करेंगे, सब में क्या होगा, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे, इसको चेंज नहीं करना, इसको हम एक इंडिपेंडेंट वैल्यू की तरह लेंगे, ठीक है। अब इसको अलग से करते हैं हम, इस प्रकार से करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने एक रजिस्टर लिया और इस पर एक एसी सिग्नल लगा दिया, ठीक है, ये ई है। अब हमने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर एक बार के लिए सिग्नल प्लस का होगा, इधर वाला सिरा क्या होगा, माइनस का होगा। जब ये प्लस का होगा तो करंट इस प्रकार से फ्लो होगा। इसमें अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो इधर से हम जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, आई इंटू आर वोल्टेज आएगा। जब इधर से आएंगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो प्लस का लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, वी लिया जाएगा, इज इक्वल टू 0। वी के बराबर कितना आ गया, आई इंटू आर आ गया। वी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है वी एम साइन ओमेगा टी बराबर आई इंटू आर। इससे आई की वैल्यू क्या आई, वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब ये जो वी एम अपॉन आर है इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इस प्रकार समझो, वी अपॉन आर क्या होता है, करंट होता है ना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर करंट होता है। तो वी अपॉन आर, इसको हम वी एम हो, जब मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई एम लिखेंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। ये किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। जहां पर हम लिखेंगे कि आई एम क्या है, वो है वी एम अपॉन आर। तो हमारे पास v की जो वैल्यू थी वो आई वी एम साइन ओमेगा टी, और i की वैल्यू हमारे पास आई है आई एम साइन ओमेगा टी। अब आप देखो साइन के ब्रैकेट में जो टर्म है मतलब ओमेगा टी है, ओमेगा टी क्या होता है, एंगल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेज एंगल। मैंने पहले आपको बताया था ये एसएचएम की इक्वेशन है। एसएचएम में ये जो ब्रैकेट में है वो क्या है, फेज कहलाती है, इसको फेज एंगल बोलते हैं। ये दोनों फेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब क्या होगा, फेज सेम होने का मतलब हो गया कि वोल्टेज और करंट दोनों के जीरो, मैक्सिमम और मिनिमम सब क्या मिलेंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। जैसे साइन दोनों कंपैरिजन करने के लिए देखो हमें हमेशा क्या बदलना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा। जैसे साइन कर दिया तो हम इधर भी क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी और ओमेगा टी का कंपैरिजन हमने कर लिया। फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0 हुआ, कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो फेज डिफरेंस कुछ हुआ नहीं, तो मैक्सिमम, मिनिमम और 0 सारे एक साथ में अपने को मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा, जैसे ये v हो, ये i हो, इधर हम ओमेगा टी को दर्शा रहे हैं। वोल्टेज क्या हो रहा है, देखो वोल्टेज इस प्रकार से चेंज हो रहा है, जो ब्लू वाली लाइन दे रखी है अपने को वो चेंज इस प्रकार चेंज हो रहा है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। और ये जो करंट है वो करंट का देखो मैक्सिमम कम क्यों हो रहा है, देखो यहां पर तो है वी एम, ये है आई एम। करंट का मैक्सिमम जो होता है वो होता है वी एम अपॉन आर। अब आर कुछ ना कुछ होगा, वो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसका जो मैक्सिमा होगा वोल्टेज के मैक्सिमा से थोड़ा सा अपने को कम मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख दिया, इस प्रकार से डिजाइन कर दिया। तो हमने इस प्रकार से बना दिया इसको। देखो इसके मैक्सिमा, तो यहाँ पर भी मैक्सिमा एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ पर इनके जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पर इसके मिनिमा मिल रहे हैं, यहाँ पर दोबारा जीरो, यहाँ पर मैक्सिमा। तो इनके मैक्सिमा, मिनिमा, जीरो ये सब क्या मिलते हैं, सेम फेज में मिलते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं इन फेज रिलेशन। इन फेज में होता है, मतलब एक ही फेज में अपने को प्राप्त होते हैं। अब ये बात करते हैं कि जीरो एवरेज पैराडॉक्स, इसका मतलब क्या होता है। देखो जीरो एवरेज पैराडॉक्स का मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं कि जो करंट होता है उसकी वैल्यू, अल्टरनेट करंट की वैल्यू एक बार के लिए प्लस रहती है, फिर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जितने भी वैल्यू हैं ये वाली, इनके अगर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मान देखें तो जितने ये प्लस के हैं उतने उतने ये सारे क्या हैं, माइनस के हैं। अगर इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। सम 0 आएगा, इसका मतलब इसका एवरेज भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आई का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। देखो बिकॉज एवरी पॉजिटिव साइकिल इज परफेक्टली मिरर्ड बाय ए नेगेटिव साइकिल, द एवरेज करंट ओवर वन साइकिल इज 0। मतलब क्या हो जाएगा कि जितने पॉजिटिव वैल्यू हैं उतनी की उतनी नेगेटिव वैल्यू हैं। तो पूरे करंट जो होगा, पूरे एक साइकिल का, कंप्लीट साइकिल का, वो कितना होगा, एवरेज 0 होगा। पर करंट अगर 0 है इसका मतलब फिर तो हमारे पास एनर्जी लॉस होना नहीं चाहिए, पावर खत्म, पावर का यूज ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द एवरेज करंट इज 0 व्हाई डज एन एसी लाइट बल्ब स्टिल शाइन ब्राइटली एंड कंज्यूम पावर। ये पावर खर्च करता है क्यों है फिर, जब अब ये इसलिए करता है क्योंकि पावर जो है वो आई के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हो गया कि इन जब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं इन सब के स्क्वायर होंगे पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव वैल्यू है इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव जब जुड़ेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, वो 0 नहीं मिलेगी। इसलिए पावर कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट नॉट द करंट इटसेल्फ। नेगेटिव करंट स्क्वायर्ड इज स्टिल पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव करंट का स्क्वायर भी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर पे डिपेंड करने के कारण यहाँ पर पावर लॉस बिल्कुल होगा।
अब हम बात करते हैं एवरेज पावर की। अब हम बात करते हैं एवरेज पावर किस प्रकार से हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए निकालेंगे। हमें पता है पी जो होती है, ये स्मॉल पी से क्यों दर्शा रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल पी का मतलब है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर से। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम पावर बता रहे हैं तो वो होगी आई स्क्वायर आर। आई का मान हम क्या बता रहे थे, आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। इसको हम साथ में लिखें अगर आर को, तो हम लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आया है तात्क्षणिक मान इसका, किसका, शक्ति का, पावर का। अगर हम इसके एवरेज को निकालेंगे तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे कि आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका एवरेज लिखने का तरीका होगा ये कि हम इन दोनों के आगे दोनों तरफ क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब आई एम स्क्वायर आर है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो हम बाहर लिख दिया हमने, आई एम स्क्वायर आर, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज अपने को याद रखना है डायरेक्ट, कितना होता है 1/2 होता है। ये इसका भी एवरेज होता है कोस स्क्वायर ओमेगा टी का। यहाँ पर लिखा हुआ भी है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर ए फुल साइकिल इज एक्जैक्टली 1/2, 1/2 होती है। इसलिए हम जैसे यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आई एम स्क्वायर, स्मॉल आई लिखा जाएगा यहाँ पर, देखो एक दोबारा लिख देते हैं इसको, पी एवरेज आई एम स्क्वायर आर बाई 2। ये लास्ट फॉर्मूला बन जाएगा पावर, जो एवरेज पावर है किसका, ओवर वन साइकिल, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति जो खर्च होती है किसी भी ऐसी सर्किट में जहां पर एक रजिस्टर जुड़ा हो, प्योर रजिस्टर जुड़ा हो, वो कितनी होती है 1/2 आई एम स्क्वायर इंटू आर होती है। अब हम क्या बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एसी जब हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट एसी हमारे घर में पहुंच रही है, जबकि हमें पता है कि एसी वैल्यू तो बार बार में चेंज होती है, तो जब हम 220 बोलते हैं उतने में पता नहीं कितनी बार चेंज हो गई होगी वो, तो फिर ये 220 है क्या, 220 वोल्ट जो होती है वो होती है आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू का मतलब है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट इज द इक्विवेलेंट कांस्टेंट डीसी करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज हीटिंग इफेक्ट एज द अल्टरनेटिंग करंट। मतलब क्या है, अगर हमें एसी और डीसी का कंपैरिजन करना हो तो वो एसी की वो वैल्यू जो सेम वही पावर खर्च कर रही हो, सेम वही हीटिंग इफेक्ट दे रही हो जो कि डीसी की वैल्यू देती है उतनी की उतनी, वो क्या कहलाएगी, उसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट की डीसी चलाने पर हमारे जितनी पावर कंज्यूम होगी, सेम पावर कौन कंज्यूम करेगा, 220 वोल्ट जिस एसी की आरएमएस वैल्यू है वो करेगी। मतलब कंपैरिजन हमने कर लिया। और आई आरएमएस हम निकालते कैसे हैं वो देखो, आई आरएमएस का मान ये होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर है, मतलब वर्ग माध्य मूल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी आई हैं उनका स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज करो, मीन करो, और फिर क्या कर दो, रूट कर दो। तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वो क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगा। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो रूट एवरेज आई का स्क्वायर, मतलब आई की वैल्यू क्या होती है, आई एम साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये आई एम का स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगा, आई एम का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल हमारे पास आई एम बचेगा। अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2, इसका रूट क्या हो जाएगा 1/√2। तो हमारे पास क्या बचेगा, आई एम बाई रूट 2। ये आ जाएगी आई आर एम एस की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से अगर हम वोल्टेज भी निकालना चाहेंगे, वोल्टेज भी क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी आर एम एस क्या आएगा, वी आर एम एस हमारे पास आएगा वी एम अपॉन रूट 2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। इस 1/√2 को हम देखो, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.707। तो हम लिख सकते हैं इसको हम 0.707 आई एम, मतलब 70.7% किसका, उसके मैक्सिमम वैल्यू का वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू कहलाता है। तो हमने लिखा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2, जो कि 0.707 आई नोट के या आई एम के बराबर हो जाएगा। सेम वी निकल जाएगा। और जब हम पावर निकालेंगे, पावर क्या होती है, अब जैसे हम पी की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये आई थी हाफ आई एम स्क्वायर आर, हाफ आई एम स्क्वायर आर। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि आई एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर, आई एम का स्क्वायर आई एम स्क्वायर बन जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। आई एम बाई रूट 2 क्या होता है, वो होता है आई एम, वो होता है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अब देखो कुछ वैसी फॉर्म बन गई जैसे डीसी बनती है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। वहां पर जो पावर खर्च होती है वो आई होती है, आई के अकॉर्डिंग होती है, आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर आई आर एम एस स्क्वायर आर आ रहा है, तो वहां की जो आई है करंट, वो कौन सा करंट, डीसी करंट, वो आई आर एम एस एसी करंट के बराबर होगा। कब, जब दोनों सेम हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। इस आई आर एम एस आर को हम ऐसे लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस।
क्योंकि आई आर जो होता है वो वी के बराबर होता है। तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ए लाइट बल्ब इज रेटेड फॉर 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट, फाइंड रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज एंड आरएमएस करंट ऑफ बल्ब। मतलब क्या है, देखो रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है। रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूले वही याद रखो डीसी वाले, बस इतना काम करना है। डीसी में जहां पर V और I सीधे आते हैं वहां यहां पर क्या करना है, आरएमएस वैल्यू यूज करनी है। तो P बराबर वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। आर बराबर क्या आएगा, वी आरएमएस स्क्वायर अपॉन P। तो वी आरएमएस कितना है, ये देखो 220 वोल्ट क्या है अपने पास, वी आरएमएस ही तो है इसका, और 100 वोल्ट क्या है, ये पावर है। तो अब वी आरएमएस का स्क्वायर की जगह तो हमने वी आरएमएस की वैल्यू क्या रखी, 220 रखी, 220 का स्क्वायर, और P की जगह हमने रख दिया 100। 220 का स्क्वायर क्या होगा, 22 का स्क्वायर तो 484 होता है, जीरो का डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पर। 220 का स्क्वायर हो जाएगा 48,400, और 100 का भाग दोगे तो आ गया 484 ओम आ जाएगा। आर का मान आ गया, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 484 ओम है। अब अगर हमें क्या निकालना है, पीक वोल्टेज निकालना है। पीक वोल्टेज के लिए हम देखो वीएम होता है, तो वी आर एम एस बराबर हमने अभी बढ़ के आए हैं कि वीएम बाई रूट टू होता है। तो वीएम क्या आ जाएगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई रूट टू की वैल्यू होती है रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, इसको 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 311 वोल्ट। अब ये ध्यान रखो 311 वोल्टेज का करंट अपने घर में भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि 220 वोल्ट तो उसकी आरएमएस वैल्यू है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 311 वोल्ट होती है मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन की, और मिनिमम भी कितनी मिलती है, माइनस की 311 वोल्ट मिलती है। दिस इज व्हाई 220 वोल्ट एसी शॉक्स आर मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी, क्योंकि डीसी में तो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो 220 वोल्ट का करंट मिलेगी, पर एसी में जो शॉक लगने की होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट की अपने पास मिलती है। आरएमएस करंट निकालना है, P बराबर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, P अपॉन वी आर एम एस, और P की वैल्यू कितनी थी 100, वी आर एम एस कितना था 220, कितनी आएगी 5/11 या 0.45 एम्पियर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अपने पास ऐसे डायग्राम आएंगे 4, कुल मिला के 4 जो फेजर डायग्राम आएंगे, इंपॉर्टेंट 4 फेजर डायग्राम आएंगे, सारे के सारे काम के हैं। इसको समझना ऐसा जरूरी है कि फेजर क्या होता है पहले वो समझो। फेजर क्या होता है, इसमें एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली एक मोशन करता रहता है। कौन सी मोशन करता है, रोटेटिंग मोशन करता है। अब मान लो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर ये जो एंगल बना रखा है वो कितना बना रखा है, ओमेगा टी बना रखा है, तो ये वेक्टर यहां पर है। अब ये क्या करेगा, इसके दो देखो पार्ट्स कर सकते हैं, एक तो इसका किस पे, एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई एक्सिस पर। ये जो वैल्यू होंगी इनके जो प्रोजेक्शन होंगे वो प्रोजेक्शन कितने कितने होंगे, जिसके साथ में ओमेगा टी एंगल बन रहा है वो तो हो जाएगा, जैसे मान लो एक बार के लिए फेजर क्या हो, ए हो, तो ये बनेगा ए कॉस ओमेगा टी, और ये बनेगा ए साइन ओमेगा टी। अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि v तो हमने vm साइन ओमेगा टी लिखा था, तो हमें साइन वाला कंपोनेंट देखना है। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें हम कौन से कंपोनेंट की बात करेंगे, साइन कंपोनेंट की बात करेंगे, जो y एक्सिस पर बनेगा। इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो y एक्सिस वाला हमें काउंट करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम v वेक्टर देख रहे हैं, वोल्टेज का फेजर देख रहे हैं। देखो वोल्टेज एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पर इसका फेजर बनाना है हमें, ये वोल्टेज नहीं दर्शा रहा है, ये वोल्टेज के फेजर को दर्शा रहा है जो कि एक वेक्टर होता है, तो हमें इसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम करंट का फेजर दर्शाएंगे तो i के ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। तो ये जो v वेक्टर लगातार मूव कर रहा है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, जैसे मान लो vm है, तो जब ये यहाँ पर प्रोजेक्शन डालेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, vm साइन ओमेगा टी आएगी। ठीक है, यही हमें बात करनी है। पहले धीरे धीरे क्या होगा, जब यहाँ पर होगा इस जगह एक्स एक्सिस पर होगा तो इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर जब इधर आएगा तो दोबारा वैल्यू घटेगी, फिर जब नीचे की ओर आएगा तो वैल्यू धीरे धीरे उल्टी साइड में बढ़ेगी और फिर दोबारा 0 हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार चलेगा कि पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर दोबारा उल्टी दिशा में बढ़ रहा है, फिर दोबारा घट रहा है। तो ये होता है फेजर रिप्रेजेंटेशन। हमारे लिए क्या काम का है और किस प्रकार से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे वो देखो। अब जैसे देखो ये ग्राफ बनाया हमने, इसमें हम ये देखो यहाँ पर हम ओमेगा टी दर्शा रहे हैं, मतलब एंगल दर्शा रहे हैं, और इन पर हम क्या दिखाएंगे, V और I, मतलब वोल्टेज एंड करंट दर्शाएंगे। अब हमें इनका फेजर बनाना है। सबसे पहले तो फेजर के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां से मान लो ये है वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज दर्शा रहे हैं। एक बार के लिए इसको हमने बनाया इस प्रकार से कि ये दर्शा रहा है V वेक्टर, ठीक है, वोल्टेज का फेजर दर्शा रहा है। ये जो यहाँ पर कोई भी एक एंगल बना रहा है वो कितना है, किसी भी टाइम t1 पर हम कह देंगे ओमेगा t1 बना रहा है। सेम जो एंगल बना रहा है वो कौन बना रहा है, करंट बनाता है। रेजिस्टिव सर्किट के लिए देखो V और I की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है Vm साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या होती है, Im साइन ओमेगा टी। तो दोनों सेम फेज में होते हैं, मतलब दोनों का एंगल साथ में बनेगा। किसी भी टाइम t1 के जब हम V वेक्टर बनाया था उसी प्रकार से उसी डायरेक्शन में क्या आएगा,
उसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट भी मिलेगा। तो करंट भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में आएगा। देखो इससे कुछ अब हम क्या करेंगे, करंट को इस रेड से दर्शा देंगे ऐसे, ठीक है। और करंट वाला जो हो जाएगा वो तो आई वेक्टर हो जाएगा, ये रहा आई वेक्टर और ये रहा वी वेक्टर। अब हमें क्या करना होता है, इनके प्रोजेक्शन देखने हैं किस पर, वाई एक्सिस पर, मतलब इस एक्सिस पर देखने हैं अपने को। तो हम क्या करेंगे, इससे इस लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे। ये वाला जो आएगा प्रोजेक्शन, इतनी जो लेंथ है वो किसकी है, करंट की। और इसी प्रकार से इसमें खींचेंगे, वो क्या आएगा, वोल्टेज की। ये आ जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी वन, और ये कितना आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी वन। इन्हीं को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। अपने को जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो अच्छे से देख लेना, गलतियां कहां पर होती है एग्जाम में वो नहीं करनी है अपने। जो v दिख रहा है, सबसे पहले v का जो फेज होता है वो बनानी है अपने। सबसे पहले हमें v के लिए साइन वेव बनानी है। यहां पर पहले सबसे पहले आप क्या करो, 4 पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड कर लो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अब v का फेज हम कैसे बनाएंगे, अब v का साइन वेव बनाना है हमें। सबसे पहले ऐसे देखो, जब ये फेजर यहां से घूमता हुआ इस बिंदु पर आता तो यहाँ पर मैक्सिमा मिलता, तो लगभग इस जगह अपने को क्या मिलेगा, इसका मैक्सिमा मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम जितनी ऊपर डिस्टेंस है उतनी नीचे डिस्टेंस अपने को मिनिमम मिलेगा, और फिर दोबारा 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप बनाओगे, सबसे पहले ऐसे, फिर इसको नीचे की ओर, फिर इसको दोबारा आगे की ओर, और फिर ऊपर की ओर, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसा और दिखा लेना। ये साइन वेव बन गई, किसके लिए ये v के लिए, वी एम साइन ओमेगा टी, ये v दर्शा रही है। अब बात ये कि इस पॉइंट पर घट रही है। देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वही पॉइंट है ओमेगा टी वन। ये प्रोजेक्शन जो आया था वो यहाँ पर कितना बना था, वी एम साइन ओमेगा टी वन। ऑटोमेटिकली देखो जब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट पर कटेगी। इसी पॉइंट के नीचे वाली लाइन देखो, आई जो कट रही है वो यहाँ पर कट रही है, तो अपने को आई वाला भी ध्यान रखना है, आई को इसी पॉइंट से निकालना है। एक तो 0 से स्टार्ट होगी, सेम फेज में, इसका मतलब मैक्सिमम भी इसको इसी जगह मिलेगा। आई का जो मैक्सिमम होगा, देखो जब ये वेक्टर घूम के यहाँ पर आएगा तो लगभग इस जगह मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को इस जगह के आसपास रखना है, सेम यहाँ पर रखना है इसके आसपास। तो आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट से ले जाना और यहाँ तक ले जाना है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको घुमाओगे, फिर नीचे की ओर, फिर यहाँ से ले जाते हुए इसको यहाँ से करोगे और इसके मिनिमा तक, और फिर दोबारा 0 से होते हुए आगे। तो कुल मिला के इस प्रकार के 2 साइन वेव मिलेंगे अपने को, दोनों सेम फेज में दर्शानी है। ये कहलाएगा रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम, ठीक है। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेन जो गलतियां होती है बनाते समय वो समझ में नहीं आता। एक तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, एक तो ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो सेम लाइन से जाने चाहिए, सेम पॉइंट से निकलनी चाहिए, जो कि ओमेगा टी वन हम बोलते हैं। यहाँ पर दोनों अगर सेम फेज में है तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में दिखाना है। आई का फेजर जनरली आप क्या करा करो, थोड़ा सा कम कर दिया करो, क्योंकि वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो वीएम होती है, और करंट की जो मैक्सिमम होती है वो आई एम होती है। आई एम जो होती है वीएम से थोड़ी सी अपने को कम मिलती है। और बाकी आपके प्रोजेक्शन वगैरह देखने हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।